स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे भूगोल विषय की। जियोग्राफी जियोग्राफी वैसे तो जानते होंगे, जियोग्राफी जिसे हम अमूमन हिंदी भाषा के अंदर भूगोल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। भूगोल फाउंडेशन के सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड की हम बात करें तो भूगोल से वैसे परिभाषित है। भू का मतलब हम समझते हैं भूमि, और गोल का मतलब होता है गोलाकार आकृति। गोलाकार आकृति, हमारे पृथ्वी का जो गोलाकार आकृति है उसे हम भूगोल कहते हैं। उसी का अध्ययन हम इस विषय में करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यह रहेगा, इसके अंदर अक्षांश और देशांतर। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? अक्षांश व देशांतर। वाकई अक्षांश और देशांतर होता क्या है? ये एक अमूमन टॉपिक है जो ज्यादातर कंफ्यूज भी रहते हैं बच्चे, और फाउंडेशन के बच्चे ज्यादातर ही कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो जब हम ग्लोब पढ़ते हैं, ये मान के चले हमारे पास में ग्लोब है। इस ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींच जाती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इसे हम इक्वेटर लाइंस भी बोलते हैं। दोनों में समझाते हैं। भूमध्य रेखा, इस शब्द को आप अगर ध्यान से देखें तो भू यानी भूमि और मध्य यानी मध्य, मतलब भूमि के दो मध्यम भागों में बांटना ही भूमध्य रेखा है। इस भूमि के उत्तरी क्षेत्र के अंदर एक बराबर हिस्सा बांटा हुआ है और दक्षिण के अंदर भी एक हिस्सा बांटा हुआ है। मतलब भूमि के दो बराबर भागों बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में हम इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर का मतलब है भूमि को दो इक्वल भागों में बांटना। जब इस रेखा के उत्तरी भाग को हम ये उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग। गोलार्ध का मतलब है यह संपूर्ण, आपको गोला नहीं दिखाई देता क्या? इस गोले का आधा भाग गोलार्ध, गोले का आधा भाग गोलार्ध, इसीलिए उत्तरी भाग में इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और ये जो दक्षिण क्षेत्र में है इसलिए इसे दक्षिण गोलार्ध, मतलब गोले का आधा भाग, यह हो गया दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को हम दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पे नॉर्थ पोल है, उत्तरी छोर जिसे हम बोलते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि साउथ पोल है, दक्षिणी छोर जिसे हम कह सकते हैं। ये हमारा एक ग्लोब है। ग्लोब का मतलब है मानचित्र है, किसका? पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि हम बात अक्षांश और देशांतर पूरे, वाकई ये होती क्या है। अब हम बात करें इस भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी और दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा का मतलब यह होता है, मैं इसको मिटा के दोबारा बताता हूं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यह हमारे पास में ग्लोब है, यह हमारे पास में भूमध्य रेखा है। इसके उत्तरी के अंदर इसके समांतर रेखा खींची गई, कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व के भूमध्य रेखा के दक्षिण और उत्तरी और दक्षिण के पश्चिम और पूर्व की तरफ खींची गई समांतर रेखा, भूमध्य के समांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश, वाकई में अक्षांश रेखा का काम क्या होता है? काम है कि ये जगह निर्धारित करती है कि कौन सा क्षेत्र कहां स्थित है। अब जब हम संपूर्ण बात करें कि यहां जाके ये ग्लोब के अंदर रेखाएं छोटी होने लगती है। वास्तव के अंदर कोई रेखा नहीं है, काल्पनिक है, इमेजिंग लाइन बोलते हैं। कल्पना के आधार हमारे भूगोल वेत्ता ने बनाई हुई रेखा है। अब हम बात करें कि दो अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी की बात करें हम, दो अक्षांश रेखा के मध्य दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखा के मध्य 111 किलोमीटर दूरी होती है। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब जब हम यहां से भूमध्य रेखा पर एक सीधी लाइन खींचती है तो यहां एक 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? यहां। अब भूमध्य रेखा है, यह 0 डिग्री पर स्थित है, इधर भी 0 डिग्री पर
इधर भी 0 डिग्री। अब यहां से 10 डिग्री 20 डिग्री यहां जाके हमारे पास में 90 डिग्री का कोण आता है, और इस साइड भी क्या आता है, एक 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार 90 90 180। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब के अंदर 180 अक्षांश रेखाएं हैं, यह बात हम कह सकते हैं। लेकिन अमूमन हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसा प्रश्न पुटअप हो जाता है कि कहीं ऑप्शन में दिया होता है कि ग्लोब के अंदर कुल कितनी अक्षांश रेखा है, उसके अंदर हमारे पास में 179 और 180 और 182 और इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन में आ जाए तो हमारे पास में कंफ्यूज होता है कि हमने पढ़ा था कि 180 अक्षांश रेखाएं होती है। और वाकई हम बात करें तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर के अंदर की बात करें तो यहां 90 अक्षांश रेखा होती है, भूमध्य रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखा होती है, और 90 प्लस 90 180 हो गया। लेकिन हमने एक बात भूल गई कि भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश रेखा है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। तो अब हमारे पास में 181 रेखाएं हो जाती है, लेकिन कभी कभी हमें 179 रेखाएं देखने को मिलती है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह होता है कि जब हम इस भूमध्य रेखा के उत्तरी छोर के एनपी पे जाते हैं, नॉर्थ पोल पे जाते हैं, तब ये जो अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में होती है। तो कुछ भूगोलवेता इस बिंदु को मानते भी नहीं है कि ये बिंदु है, इसको अक्षांश रेखा माने क्यों। इस आधार पर हम 181-2 नॉर्थ पोल पे ही अगर बिंदु है तो साउथ पोल पे एस पे फिर साउथ पोल पर एक बिंदु होगा, तो ये दोनों बिंदु को हटा दे 181-2 तो 179। इस आधार पर 179 भी अक्षांश रेखा मानी जा सकती है कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग, और मैं सारे आपको बता देते हैं। अब हम बात करते हैं और हम गहराई से बात करते हैं इस ग्लोब के अंदर। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दोबारा एक ग्लोब बना के आपको समझाते हैं। यह भूमध्य रेखा हो गई, इसके समांतर चलने वाली तो हम क्या बोल देते हैं, अक्षांश रेखा बोल देते हैं। यह 0 डिग्री है, यहां 90 डिग्री आ जाता है। नॉर्थ पोल एनपी लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां एसपी लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, साउथ पोल बोल देते हैं हम, मतलब दक्षिण छोर बोल देते हैं। तो अब हम बात करें कि जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ते हो तो 23.5 डिग्री पर इस गोले के उत्तरी छोर के अंदर हमारे सामने एक रेखा आती है, कर्क रेखा। और जैसे ही आप 23.5 डिग्री दक्षिणी छोर की तरफ बढ़ते हो तो हमारे सामने एक रेखा आती है, मकर रेखा। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर 66.5 डिग्री आप चलते हो तो एक अक्षांश रेखा और आती है जिसे हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं। आर्कटिक रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना। और जब हम नीचे की तरफ 66 डिग्री पहुंचते हैं तो हमारे पास में अंटार्कटिक रेखा आती है, अंटार्कटिक रेखा भी बोलते हैं इसे। तो ये बात ध्यान रखना। अब कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होता है, सूर्य का ताप ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम कर्क रेखा और मकर रेखा तरफ बढ़ते हैं तो सूर्य का ताप धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कह सकते हैं हम कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अत्यधिक तापमान पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं भूगोल की भाषा के अंदर। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम नॉर्थ पोल की तरफ, धीरे धीरे तो शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, मतलब शीत ठंडक आ जाती है, तापमान सूर्य कम हो जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर ही सूर्य जाता तपता है। अब बात करते हैं कि यह क्या हो गया, अक्षांश रेखा, मतलब भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब में उत्तर और दक्षिण की तरफ खींची गई समांतर रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा, अब देशांतर रेखा की बात करें, अगले पेज में हम देशांतर रेखा की बात करेंगे। यह ग्लोब मैं बताता हूं, और नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई सीधी रेखाएं ग्लोब के अंदर क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। ग्लोब आप देखोगे इस प्रकार की ग्लोब के अंदर कुछ रेखाएं खींची गई होती है, आपने ध्यान से देखा होगा, तो खींची गई होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा मतलब
देशांतर रेखा का मतलब यह होता है किसी देश की स्थिति निर्धारित करना, कौन सा देश कितनी दूरी पर स्थित है, कब पहुंचाए जाते हैं, सारी तरह टेक्नोलॉजी के आधार पर देशों की गणना इसी के आधार पर की जाती है, देशांतर रेखा के आधार पर। अब हम बात करें कि ग्लोब के अंदर उत्तर से दक्षिण के खींची गई काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, और यह क्या होती है कि 90 डिग्री का कोण के आधार पर हमने अक्षांश ज्ञात की। इसी प्रकार हम बात करें तो ग्लोब के अंदर 360 देशांतर रेखाएं होती है, 360 देशांतर रेखाएं होती है। अब हम बात करें, जब हम अक्षांश पढ़े थे तो दो अक्षांश के मध्य की दूरी हम बताए थे आपको, दो अक्षांश के मध्य की दूरी कितनी आई थी, 111 किलोमीटर, मतलब दो अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर दूरी। तो अब हम बात करें कि दो देशांतर के मध्य, दो देशांतर के मध्य की दूरी ये होती है 111.32 किलोमीटर। कैसे होती है कि जब आप बीचों बीच की जो देशांतर रेखा होती है इसकी दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है, और धीरे धीरे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी छोर और दक्षिण छोर की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी दूरी क्या हो जाती है, जब आप देखते हो कि इधर वाले क्षेत्र में पड़ते हैं तो इसकी दूरी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये लास्ट जाके 111.00 रह जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य मतलब ग्लोब के बीचों बीच देशांतर रेखा की दूरी 111.32 होती है, और छोर के ऊपर चलने के ऊपर ये दूरी बहुत कम हो जाती है। ये अमूमन आंकड़ा मानते हैं, बहुत भूगोलवेत्ता मानते भी है, सीधे 111 भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। अब हम बात करें कि ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन मतलब भूमध्य रेखा, भूमि के दो भागों में बांटी हुई रेखा। अब हम बात करते हैं ये कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। आपको हमने पहले ही बताया 0 डिग्री पर स्थित है। अब बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने बैठक बना के एक मीटिंग तय की कि हम टाइम निर्धारित करें कहां, समय का निर्धारित हम देशांतर रेखा के आधार पर करें, लेकिन करें कहां, कोई तो मानक रेखा होनी चाहिए। तो उन्होंने बैठक करके एक लंदन के अंदर ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच, यहां से इन्होंने 0 डिग्री प्रदान मानक रेखा निर्धारित की, जिससे टाइम निर्धारित हो सके। यहां से कहां से, लंदन के ग्रीनविच शहर से, इसीलिए हम ग्रीनविच जीएमटी के रूप में जानते हैं। ये 0 डिग्री पर स्थित है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे टाइम का निर्धारण यहां से हुआ था। अब भारत की बात करें तो भारत में 82.5 82 डिग्री मानक रेखा हम मानते हैं, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र से हम ग्रीनविच रेखा की बात करें। अब आपको पूछ लिया जाए कि ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति कहां है, तो आपको पता है कि भारत किस क्षेत्र के अंदर स्थित है, यहां स्थित है, वो टचेबल नहीं है ग्लोब के अंदर यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि यह भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में है, तो हम कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन हम भारत उत्तरी गोलार्ध पूरे में तो नहीं है, इसीलिए हम इस रेखा को मान रखते हैं, हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूरे गोलार्ध में स्थित है। इसी आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि भारत कहां स्थित है। अब सारे प्रश्न आपको धीरे धीरे डाउट होते चले जाते होंगे कि यह बात आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके